प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त के एहतजाज के बाद 14 अगस्त को एक और एहतजाज का ऐलान कर दिया है। 5 अगस्त को जिस अंदाज में एहतजाज हुआ उस पर पार्टी के अंदर खुद भी डिबेट रही। कुछ लोगों ने बड़े अफसोस का इजहार किया कि पार्लियामेंटेरियंस को अडयाला पहुंचना था, लोग नहीं आए। क़यादत के बारे में ख़ास तौर पर यह तनकीद हुई कि क़यादत कहाँ गायब रही, जो टॉप लीडरशिप है उसको तनकीद का निशाना बनाया गया। लेकिन जब खान साहब ने इस हवाले से अपने स्टेटमेंट जारी की और उन्होंने कहा कि इन हालात में सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, यानी पार्टी के एहतजाज से वो मुतमईन दिखाई दिए और कहा कि ऐसा ही एक और एहतजाज जो है वो हम 14 अगस्त को करेंगे। लेकिन जिस अंदाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने एहतजाज किया, क्या खुद पार्टी उसके ऊपर उसी तरह से मुतमईन दिखाई है? क्योंकि 5 अगस्त को जब हम पीटीआई के लोगों से बात कर रहे थे टेलीविजन पर भी, ऑफ द रिकॉर्ड भी, तो काफ़ी परेशानी दिखाई दे रही थी कि जी कारकुनान तो कुछ निकले हैं लेकिन लीडरशिप गायब रही है और लीडरशिप जहां जहां उन्हें बुलाया गया था उस डिसिप्लिन के ऊपर अमल नहीं किया है। खासतौर पर जब एमएनए से कहा गया था कि वो अडयाला पहुंचे तो नहीं आए, जब सेनेटर से कहा गया कि अडयाला पहुंचे, सेनेटर्स भी अडयाला नहीं आए। महज एक सेनेटर और 3 एमएनए जो हैं वो वहां पर पहुंच पाए थे। तो अब 5 अगस्त के लिए क्या हिकमत अमली है? क्या इसी तरह के एहतजाज को रिपीट करने का प्रोग्राम है, यानी बगैर इजाज़त के रैलियाँ निकालना? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यही करने जा रही है? मरियम नवाज साहिबा ने कल कहा था कि आईजी साहब इंतजार करते रहे और कोई एहतजाज करने के लिए ही नहीं आया, बावजूद इसके कि दफ़ा 144 नाफिज थे और एहतजाज करने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन फिर भी शायद गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही थी कि लोग निकलेंगे, एहतजाज होगा और फिर उनको पकड़ा जाएगा। इस सब के बावजूद एहतजाज कामयाब हुआ या कामयाब नहीं हुआ, एहतजाज अच्छा हुआ या एहतजाज कमज़ोर हुआ, इस सब के बावजूद ये तो बहरहाल ज़रूर है कि कई सैकड़ों लोगों की अगर कहा जाए तो गिरफ्तारियां हुई या उनको गिरफ्तारियों के लिए छापे मारे गए। तो हुकूमत इस हवाले से मुतहरिक तो रही। दूसरा अहम सवाल यह है कि कौमी असम्बली में जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबरान हैं उनकी तादाद अब 73 हो गई है और पीपल्स पार्टी के जो अरकान हैं उनकी तादाद 74 हो गई है। यानी पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद बढ़ गई है और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की तादाद में कमी वाक़ई हो गई है। जबकि ऐसी सूरत हाल में जो अपोजिशन लीडर हैं उनकी सीट को खाली करार दिया जा चुका है, यानी नए अपोजिशन लीडर का इंतखाब होना है। तो क्या नया अपोजिशन लीडर पीपल्स पार्टी से होगा या पीटीआई से होगा? जेयूआई किसको सपोर्ट करेगी? जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अगर अपना नंबर पूरा नहीं कर पाते, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लोग, पीपल्स पार्टी क्या अपना अपोजिशन लीडर लाना चाहेगी ऐसे वक्त में कि जब वो आईनी ओहदों पर भी बैठे हुए हैं, जब उनके सदर भी हैं, यानी एक ही पार्टी के सदर भी हों, हुकूमत के इत्तेहादी भी हों और अपोजिशन लीडर भी हों? क्या ये मुमकिन है? क्या ये ऑप्शन हो सकता है? इस पर भी बात कर लेते हैं। और इसके अलावा ख्वाजा आसिफ साहब ब्यूरोक्रेट्स की करप्शन की आजकल बड़ी शद्दोमत से बात कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट्स ने पुर्तगाल में जायदादें खरीद ली हैं, वहाँ पर अपनी वहाँ की शहरियत ले ली है। ये सब क्या हो रहा है? हुकूमत को कितनी तशवीश है इस सारे मामले पर? इसके साथ जुड़ी हुई कुछ और चीज़ें, इन सब पर बात करते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में नियाजुल्लाह नियाजी साहब मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बहुत शुक्रिया नियाजी साहब, खुशामदीद। कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जेयूआई के रहनुमा हैं, सेनेटर हैं। कामरान साहब आपको भी खुशामदीद। और इख्तियार वली साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। जो मैं आगाज़ वहीं से करूँगा 5 अगस्त के बाद 14 अगस्त के एहतजाज से। इस बारे में बैरिस्टर गौहर साहब और सलमान अकरम राजा साहब, उनकी राय यह है कि हाँ बेहतर हो सकता था लेकिन फिर भी ये ठीक हुआ है, लोग बाहर निकले। लेकिन दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब, वो ये कहती हैं कि आईजी साहब तो इंतजार करते रहे, कोई आया ही नहीं है एहतजाज करने के लिए। फसाद फैलाने वाले क्या जाने कि खिदमत का मजा क्या होता है, ये मरियम साहिबा ने कहा। नियाजुल्लाह नियाजी साहब, खिदमत पर तवज्जो है हुकूमत की और आपकी तवज्जो हो गई है एहतजाज पर। एक एहतजाज हुआ और दूसरा एहतजाज अब होने जा रहा है। ये जो दूसरा एहतजाज होने जा रहा है, क्या मकसद है इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा असदुल्ला साहब, पहले तो मैं आपको बता दूं 5 अगस्त का जो एहतजाज था, क्योंकि मैं 5 अगस्त को 10 बजे अडयाला जेल पहुंच गया था और 10 बजे से लेकर रात 12 बजे तक खान साहब की बहनें जो कि चक्री पे रोक दी गई उनके साथ रहा। तकरीबन हम वहाँ से 12:30 वहाँ से उठे। इस एहतजाज की खूबी ये थी कि इनका कहना है, जो भी कहें, एक लीडर जो 2 साल से जेल में है उसकी पार्टी ने हर जगह पे, आप केपीके में देखें रैलियाँ, आप पूरे केपीके के मानसेरा जहाँ जहाँ भी हुई, आप आज़ाद कश्मीर में देखें, आप सिंध में देखें, 29 अजला में सिंध में मेरे पास रिपोर्ट है जो रैलियाँ निकली। आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी का देखें कि कहाँ कहाँ लोग निकले। इसी वजह से खान साहब ने कहा कि इतने जबर और तशद्दद के टाइम भी पार्टी का निकलना ये सबूत था
कि पार्टी ज़िंदा है और पार्टी खड़ी है अपने उस मकसद के साथ। अब आ जाएं कि 14 अगस्त को क्या है। 14 अगस्त को एक तो ये बात है कि खान साहब के साथ जितनी चीज़ें भी हो रही हैं ना, मैं हमारे जो लीडर का जो स्टेमिना है वो हर चीज़ पे लड़ रहा है, चाहे रिज़र्व सीट जा रही हैं, चाहे हमारे लीडर डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, खान वो लड़ाई लड़ रहा है। अब आ जाएं 5 अगस्त पे। 5 अगस्त को एक नारा दिया हकीकी आज़ादी का। हम भी 14 अगस्त मनाएंगे, उसी तरह मनाएंगे जिस तरह पूरा पाकिस्तानी मनाते हैं, क्योंकि हम भी पाकिस्तानी हैं। हम भी 14 अगस्त की मुबारकबाद देते हैं। लेकिन आपको पता है कि MRD की तहरीक चली थी 1983 में, अकबर जतोई ने उसको लीड किया था और मज़ार कैद आज़म से चली थी, आपको याद होगा वो बात। और उसमें भी यही हकीकी आज़ादी का था। कैद आज़म ने भी यही कहा था कि आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी, आपके फंडामेंटल राइट्स, मीडिया की आज़ादी, प्रेस की आज़ादी, यही रूल ऑफ लॉ है। तो इमरान खान हकीकी आज़ादी यही है जो हमें 78 साल से नहीं मिली। हमारा और कोई स्लोगन नहीं है। हमारा ये है कि 14 अगस्त को हम आज़ाद हुए, लेकिन हमें जो इनहेरिटेड हमने निज़ाम किया अंग्रेज़ का, उससे आज़ादी हम नहीं ले सके। उसी तरह का निज़ाम है ये, उस आज़ादी, उस हकीकी आज़ादी की जंग है। और ये मेरा ख्याल है कि आप देखेंगे कि 14 अगस्त को हम पुरअमन लोग हैं। आपने देखा है कि कल एक आदमी को पकड़ा गया, उसने PTI का झंडा लपेटा हुआ था और अंदर फोर्सेस के खिलाफ बातें कर रहा था। तो पुलिस, लेकिन आप जब नियाज़ुल्लाह नए साहब जब बार बार एहतजाज की कॉल देते हैं जी, आपको अंदाजा ना इस बात का कि कारकुनों के घरों पर छापे पड़ते हैं, FIRs दर्ज होती हैं, पकड़ धकड़ शुरू हो जाती है जी। मौजूदा हालात में आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने कारकुनों को बहुत ज्यादा इम्तहान में डाल रही है? क्योंकि बहरहाल लोगों ने पिछले 2-2.5 सालों में बहुत FIRs भुगती हैं, जेलें काटी हैं, पकड़ धकड़ हुई है, उसके नतीजे में वो पकड़ाई दी हैं। और हुकूमत के पास उसका जो आर्गूमेंट है वो सही है या गलत है, ये गलत बहस है, लेकिन बहरहाल PTI के कारकुनों को फेस तो करना पड़ रहा है। ऐसे में आप इतना पै दर पे, यानी 5 के बाद 9 दिन के अंदर आप दूसरा एहतजाज करने जा रहे हैं, तो क्या ऐसा ना हो कि आपके कारकुन थक के बैठ जाएं और कहें कि जी हमने अपना पूरा जोर लगा के 5 अगस्त तक तो दिया है, अब कितनी FIRs भुगत सकते हैं? अच्छा असदुल्ला साहब, ये है कि कल के भी आपको मैं बता दूं, जो मेरे पास फिगर आई है, पंजाब से पूरे पाकिस्तान से 1200 लोग गिरफ्तार हुए। अब ये कहते हैं इस्लामाबाद से नहीं लोग निकले। कल इस्लामाबाद में आज हमने बेल कराई, कुछ 7 लेडीज़ थी, उनकी बेल लगाई है, 16 लोगों को गिरफ्तार किया। भाई जब आपके जत्थे पुलिस के हर जगह पे खड़े हैं, आप कहते हैं लोग निकले नहीं, तो फिर लोगों के खिलाफ पर्चे क्यों दिए? आपने पूरे पाकिस्तान में 1200 लोग उठा लिए, आपने लोगों के खिलाफ पर्चे दे दिए। आपने देखा कि 5 अगस्त के बाद सजाएं भी शुरू हो गई और हमारे कम से कम 150 लोगों के जो लीडरशिप थी टॉप की, उनके वारंट गिरफ्तारी निकला है। लेकिन आपने जो सवाल किया है, ये जंग हमने नहीं छोड़नी, क्योंकि जिसने हमने फॉर्म 47 पे इलेक्शन छीना, जिसने फिर 3 सीटें हमारी रिकाउंटिंग में छीनी, जिसने 77 सीट्स हमारी रिजर्व सीट छीन ली, और अभी हमारे 8 बंदे डी सीट कर दिए, तो हम कहाँ जाएं? हमारे पास कौन सा ऑप्शन है? पीपल्स पार्टी से कम हो गई है पार्लियामेंट में। सर इस मौजू पर तो मैं आता हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं इख्तियार वली साहब से मौक़िफ़ लूँ कि ये जो इतनी पकड़ धकड़ गिरफ्तारियां, पर्चे क्यों हुए हैं? अगर लोग निकले ही नहीं हैं और आपको पता है कि PTI में अब वो दमखम ही नहीं रहा, पोटेंशियल ही नहीं रहा एहतजाज करने का, जैसा कि मरियम नवाज साहबा ने क्लेम किया है, तो फिर क्यों आपने पर्चे किए? इससे पहले मैं कामरान मुर्जा साहब, आप सियासी हरीफ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, आप जाहिर है बहुत सारे मामला पर आपका इख्तलाफ रहता है, लेकिन आपको लगता है कि जिन हालात में PTI ये एहतजाज कर रही है या जिन हालात में किया है, आपको किसका मौक़िफ़ दुरुस्त लगता है एज अ पॉलिटिकल ऑब्जर्वर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज इन हालात में कामयाब रहा, या हुकूमत ने जो कुछ किया वो एक सियासी जमात के साथ नहीं करना चाहिए, या हुकूमत ने तो खुला रास्ता दिया था, PTI के लोग कमज़ोर निकले? आपकी राय इसके ऊपर क्या है एज अ पॉलिटिकल कमेंटेटर? करना चाहिए, कोई एहतजाज करे तो उसका दस्तूरी हक होता है, इसमें पकड़ दकड़ नहीं होनी चाहिए। वैसे भी जिस तरह का एहतजाज था उसमें PTI से ज़्यादा नॉन के लोग खुश थे कि उसमें कमज़ोर एहतजाज, और पूरे पाकिस्तान में हमने देखा, मैं इस वक्त कोयटा में पाकिस्तान का उसमें यहाँ कोयटा का तो मैं विटनेस हूँ, तो ऐसा कोई ऐसी बात नहीं हुई जो कि जिसका जिक्र किया जा सके। बाकी भी जो है ना, कोई बहुत ज़्यादा कोई ऐसी, क्योंकि काल दी हुई थी और बहुत अरसे से दी हुई थी, और अब मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत जो है वो मज़ीद जो है शेर हो जाएगी इस बात पे कि इनकी बस इतनी सी जो है ना वो स्ट्रेंथ है
और जब स्ट्रेंथ इतनी सी हो तो मेरा ख्याल है कि वो फिर और ज़्यादा होगा। और अपने वर्कर्स को इन्होंने मजीद जो है मायूस किया है। अगर कोई वर्कर के साथ जो है लीडरशिप भी मौजूद होती और लीडर्स जो है वो, देखिए मैं अगर मैटर करूंगा तो मैं कोयटा में मैटर करता हूँ, मैं इस्लामाबाद में मैटर नहीं करता, लाहौर में मैटर नहीं करता। मैं अगर जाके किसी और शहर में बैठ जाऊँ और कहूँ मैं वहां पे निकलूंगा तो बहुत दफा निकलूंगा, मेरे साथ मेरा ड्राइवर ही हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता। तो इस तरह के मामला नहीं, मगर इसमें ये एक्सक्यूज भी हो सकता है ना सर कि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक्सक्यूज ये है कि भाई 1200 बंदों के वो कहते हैं हमने बेलें कराई हैं, गिरफ्तार हुए हैं, बेशुमार लोग छापे मारे गए हैं, पकड़े गए हैं, तो एहतजाज का कमजोर होना इसकी वजह ये भी तो हो सकती है जो नियाजुल्लाह साहब बयान कर रहे हैं। कमजोर एहतजाज नहीं करते, बात चीजें जो है ना कमजोरी के साथ करने का फायदा नहीं होता, नुकसान होता है। आपको सब कुछ तैयारी करके करना होता है और कोई शख्स जो है वो प्लेस ए पे रेलेवेंट होता है, वो प्लेस बी पे रेलेवेंट नहीं होता। स्पेशली ये जो सेकंड टियर होती है, जो दूसरे दर्जे की क़यादत होती है या तीसरे दर्जे की क़यादत होती है, वो हर जगह पे रेलेवेंट नहीं होती। वो पहले दर्जे की क़यादत जो है ना वो रेलेवेंट हर जगह पे हो सकती है, उसके पीछे सारा वर्कर निकलता है, मगर दूसरे और तीसरे के पीछे सारा वर्कर नहीं निकलता। तो आप अपनी जगह छोड़ के जब चले जाएंगे दूसरी और तीसरी जगह पे तो इररिलेवेंट हो जाते हैं। इसी तरह का ये एहतजाज था और मजीद वर्कर जो है इससे खराब हुआ है, ना कि अच्छा हुआ, एक पॉलिटिकल हुआ है मेरा। सही है, बिल्कुल ठीक है। इख्तियार वली साहब, सर अगर पीटीआई कमज़ोर हो गई है तो उनका मानना यह है कि हमारी इतने ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जाना, पर्चे काटे जाना, फिर वो कह देंगे जी हमने तो सैकड़ों लोगों को की बेलें अप्लाई की हैं, ये सब क्यों करना पड़ा? एक कमज़ोर जमात के लिए इतना बड़ा ऑपरेशन क्यों लॉन्च करना पड़ा हुकूमत को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया असदुल्ला खान। मुझे बताएं कितने पर्चे हुए और कितने हजार लोगों को गिरफ्तार किया गया है? सिवाय इक्का दुक्का वो केस जब आप ईवान अदल में दाखिल होते हैं, जब आप कहीं पे रेड जोन क्रॉस करते हैं तो वहाँ पर तो पर्चा भी होगा। फिर अगर आपकी तहरीक का दिन हो या ना हो, आपकी कॉल का दिन हो या ना हो, वो तो फिर वैसे भी पर्चा हो ही जाता है। वो तो मतलब रूटीन की बात हो जाती है। लेकिन प्रिसाइसली नियाजी साहब आपको ये नहीं बता सकते हैं कि मतलब फला इनके बड़े बड़े लीडर जो हैं वो गिरफ्तार हो गए और यहाँ पर इनके कारकुनों के घरों पे क्रैक डाउन हुआ। ऐसा कोई मिसाल नहीं है। तो मेरे ख्याल में अगर ये अपने ऊपर पर्दा डालना चाहते हैं कि यार बड़े लाखों करोड़ों लोग निकल आए थे और पूरा पाकिस्तान सड़कों पर था और हमने उनको पता नहीं किसी जेल में डाल दिया है, तो ये गलत बात है। हकीकत यही है कि एहतजाज था नहीं, तैयारी इनकी थी नहीं, ये हमें सरप्राइज देने की कोशिश कर रहे थे, इनको खुद बड़ा अच्छा सरप्राइज मिल गया। क्या मतलब सर ये फिर एतमाद तो हुकूमत को हासिल हो गया ना इख्तियार साहब के अगर कोई इस नौयत का दोबारा एहतजाज की कॉल दी जाती है तो उसके लिए कोई ना कंटेनर लगाने की ज़रूरत है ना क्रैकडाउन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप पीटीआई के अंदर पोटेंशियल नहीं रहा आपके बकौल। तो फिर आप इस तरह को कोई क्रैकडाउन करने की या पकड़ धकड़ करने की ज़रूरत तो नहीं रही ना 14 अगस्त के लिए। मेरे ख्याल में वो 14 अगस्त की बात फिर 14 अगस्त तक रहने दें, वो तो अलग बात है ना। मैं तो फिलहाल अभी आप 5 अगस्त डिस्कस कर रहे थे। नए जो बात कोई आएगी तो उस मौके के हिसाब से फिर उस पर बात कर लेंगे। ओवरऑल नई तारीख आ गई है सर, 14 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज का ऐलान कर दिया है। आपने 5 अगस्त को इस्लामाबाद में कहीं कंटेनर देखा हो तो मुझे बता दे। कंटेनर था? कहीं रास्ता बंद था? नहीं। मेट्रो बंद हुई? ट्रैफिक बंद हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई। लेकिन मतलब रास्ते बंद नहीं थे, लेकिन पार्लियामेंटेरियंस बंद कर दिए थे आपने कौमी असेंबली में। ये क्या कहानी है सर? पार्लियामेंटेरियंस कहाँ बंद कर दिए थे? कैसे बंद कर दिए थे? कौमी असेंबली के अंदर वो कहते हैं हम इजलास के लिए गए थे और ताले लगा दिए ताकि हम अडयाला जी के बाहर एहतजाज करने ना जा सके। ये पीटीआई के लोगों का मौक़िफ़ और दावा है। नहीं यार, नहीं, ये देखिए ये वैसे ही ना, मैं आपको बताऊं ना, वो ये गिरेबान फाड़ कर अपने कपड़े फाड़ कर ना ये थाने पहुंच जाते हैं कि फलां ने मेरे पे हमला कर दिया, ये वो वाला काम करते हैं। किसको बंद किया यार? कहाँ ताला किसको लगाया गया? किसी एक गेट को अगर ताला लगाया तो मुझे बताएं, कोई तस्वीर दे दे।
गलत बात करते हैं। रात को शर्मिला फारूकी ने एक चैनल पर बैठ के ये बात की थी कि मैं दरवाजे से निकल के आई, गेट खोल लिया और गाड़ी बाहर आई, मैं निकल आई। तो ये वे वैसे ही बातें करते हैं। आपको वो अली अमीन की भी स्टेटमेंट याद है? कहते हैं मैं जब यहाँ से गायब हुआ तो मैं चौकी पे चढ़ा, चौकी से नहीं, मगर शर्मिला का ताल्लुक तो पीटीआई से नहीं है ना सर, उनके लिए गेट खुला होगा, हो सकता है पीटीआई वालों के लिए ना खुला हो, ये तो अलग अलग बातें। तो सर मैं असदुल्ला खान, जरूरी नहीं है कि इनकी हर बात जो है वो सच हो, और इनके झूठ का रिकॉर्ड भी वैसे भी बहुत बड़ा है और वो बहुत ही ताबनाक किस्म का है। इतने झूठ बोले कि शायद मेरे ख्याल में तारीखी किताबों में हमने ऐसे झूठ सुने होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात थी। गिरफ्तारियां हुई ही नहीं है सर। इक्का दुक्का अगर कहीं हुई है ना, अगर कहीं इक्का दुक्का कोई केस हो तो दिस डजंट मेक, वो आप नहीं कह सकते कि उससे कोई बहुत बड़ी तहरीक जो थी चलने वाली थी और वो तहरीक उससे रुक गई होगी। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई गिरफ्तारी है जिसको आप काबिल जिक्र कह सकते हैं। बिल्कुल सही, चलिए बिल्कुल ठीक है, इस पर तो नियाजुल्लाह साहब अपना मौक़िफ़ देंगे। मगर मैं जो चीज़ जानना चाह रहा हूँ कामरान मुर्तज़ा साहब से पहले और फिर नियाजुल्लाह न्याज़ी साहब से भी, ये क्या मामला है अपोजिशन लीडर की के लिए? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई और जमात भी उम्मीदवार हो सकती है? क्योंकि पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद अब कौमी असम्बली में बढ़ गई है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लोगों से, और चूंकि अपोजिशन लीडर की सीट खाली हो गई है तो नए अपोजिशन लीडर का इंतखाब होना है। क्या पीपल्स पार्टी में से भी कोई उम्मीदवार हो सकता है? क्या पीपल्स पार्टी की सपोर्ट से जेयूआई भी उम्मीदवार हो सकती है? जेयूआई अगर पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान इंतखाब करना हुआ तो बतौर अपोजिशन जमात क्या पीटीआई को सपोर्ट करेगी? तो इस पर ज़रा बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब, मैं आपकी तरफ सवाल को लेकर आता हूं पहले और फिर नियाजुल्लाह साहब के पास जाऊंगा। ये तादाद जो अरकान की कौमी असम्बली की वेबसाइट के मुताबिक पीपल्स पार्टी की तादाद 74 और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लोगों की तादाद 73 हो गई है। तो अब जाहिर है एक मरतबा फिर जेयूआई अहमियत इख्तियार कर गई है। आपके ख्याल में ये हक पीटीआई का या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का ही है कि उमर अयूब के नाअहल हो जाने के बाद उन्हीं की जमात से किसी और को अपोजिशन लीडर होना चाहिए, या इससे मुख्तलिफ भी हो सकता है? तो पहली बात यह है कि जिनको डी नोटिफाई किया है एज ऑफ मेंबर्स नेशनल असम्बली, उनकी डी नोटिफिकेशन को मैं मुनासिब नहीं समझता। वो जब तक अदालतों से अल्टीमेट फैसले ना आए, ये बिल्कुल गलत बात है कि उनको डी नोटिफाई कर दिया जाए और सीटें खाली करार दे दी जाए और नतीजे के तौर पे कैलकुलेशन जो है वो कुछ और हो जाए। ये पहली बात। दूसरी बात, अब जो कैलकुलेशन बनेगी जाहिर है उसमें पीपल्स पार्टी जो है वो उसको एज है, वो एक उसका वोट ज़्यादा है, तो ये उनके साथ गैर मुनासिब कि वो अपोजिशन लीडर भी उनका हो, डिप्टी स्पीकर भी उनका हो नेशनल असम्बली में, सेनेट में चेयरमैन भी उनका हो, अपोजिशन सदर साहब भी उनके हो, 2 सूबों के गवर्नर भी उनके हो, तो ये कोई निज़ाम जो है उसका चेहरा मजीद मस्त हो जाएगा। आपने जेयूआई के हवाले से पूछा कि जेयूआई जो है उसकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि हम इस तरह का क्लेम करें या क्लेम रखें। हमारा जो है इसमें जो मैं अपनी ज़ाती राय दे रहा हूँ, हमारा इस तरह का क्लेम करना हक नहीं बनता। तो ये मगर इसमें ये भी हो सकता है ना सर कि पीपल्स पार्टी कहे कि जी अखलाकी तौर पे हमारा तो बनता नहीं है कि हम अपोजिशन हुकूमत के तहादी भी हों और हम जो है वो हम अपोजिशन लीडर भी हो जाएं, तो हम जेयूआई को सपोर्ट कर देते हैं, जेयूआई हमारे वोटों से अपना अपोजिशन लीडर बना ले। अगर इस तरह की कोई चीज़ सामने आती है तो जेयूआई चाहेगी कि हाँ एक मौका मिल रहा है पीपल्स पार्टी के वोटों से अपना अपोजिशन लीडर ले आए। मफरूज़ों पे बात मुमकिन नहीं होती, मगर मौलाना का कद इतना नहीं है कि वो इतना छोटा नहीं है कि वो इतनी छोटी चीज़ जाके या इस तरह से जाके मैनोर नहीं करें और जिसके नतीजे में अपने कद को जो है ना उसको साइज को ख़राब करें। ये हम जो है ना कम से कम एज ए वर्कर जो है ना मैं मौलाना को मशवरा दूंगा कि इस छोटे कद तो अपना कद छोटा करें। वो बहुत मोहतरम है, उनका कद बड़ा है और उनका एहतराम इंशाल्लाह बरकरार रहेगा।
सही है। कामरान साहब, आपने कहा कि जिन लोगों को डिनोटिफाई किया गया है आप उसको सपोर्ट नहीं करते, कानूनी तौर पर आप समझते हैं कि वो ठीक नहीं किया गया, लेकिन अगर वो मुकर्ररा वक्त में अपील में जाकर हाई कोर्ट से कोई रिलीफ हासिल नहीं कर पाते तो भी आप समझते हैं कि इस वक्त अभी उनका नोटिफिकेशन कैंसिल करना नहीं बनता था इलेक्शन कमीशन की तरफ से? और अगर ऐसा ही है तो कहां पर गलत किया है इलेक्शन कमीशन का? सही रास्ता क्या था? ऐसा है कि बाज़ औक़ात उसमें कोई वक्त के ऊपर बज़ाहिर आपको नजर नहीं आ रहा होता कि वो वक्त के अंदर जो है ना वो उस लिमिटेशन के अंदर अगले स्टेप पे चला गया है, अगले फोरम पे चला गया है। वजह उसकी ये होती है किसी ने अप्लाई किया हुआ है जजमेंट के लिए, क्योंकि जजमेंट्स तो डिलीवर नहीं होंगे। किसी ने जजमेंट के लिए अप्लाई किया हुआ है, किसी ने रिकॉर्ड के लिए अप्लाई किया हुआ है, कोई जो है ना वैसे ही डर के छुपा हुआ है, कोई किसी को वकील करना है, वकील के पास टाइम नहीं है, छुट्टियां चल रही हैं पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, और उस वजह से जो है ना उसको अपनी पसंद का वकील दस्तयाब नहीं है। तो इसलिए जो है वो इतनी जल्दी ना की जाए, इंसाफ करना भी चाहिए और इंसाफ होते हुए नजर भी आना चाहिए। सही है। नियाजुल्लाह साहब, आप क्या समझते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को अब अपना दोबारा अपोजिशन लीडर मुंतखब कराने का चैलेंज दरपेश है? जी अपना असदुल्ला साहब, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जिस इलेक्शन कमीशन की हम बात करते हैं ना, ये वो इलेक्शन कमीशन है जब रिज़र्व सीट का फ़ैसला 8 जजेस ने किया तो इन्होंने 9 महीने तक पेंडिंग रखा उसको, और अब फैसला रिज़र्व सीट का आया जब सेनेट का इलेक्शन हो रहा था पेशावर में KPK का, तो इस इलेक्शन कमीशन की फुर्तियाँ और देखते कि किस तरीके से ये जल्दी पहुँच के एक दिन में सारा कुछ करने को तैयार थे। अभी जो बात की है ना कामरान साहब ने, बिल्कुल ठीक बात की है कि एक तो ये लोगों को सज़ाओं के बाद इनको डी-नोटिफाई किया, और मेरे साथ एक प्रोग्राम में कमर दिलशाद साहब बैठे थे, उन्होंने मेरी बात को माना कि ये देखें कि जब सुप्रीम कोर्ट ने यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल किया तो स्पीकर के पास एक रेफरेंस आता है, तो वो रेफरेंस जाता है इलेक्शन कमीशन में। अभी देखें कि ये तमाम जो हैं उधर से फ़ैसले हुए, जिस तरह इमरान खान का फ़ैसला हुआ 5 अगस्त को, तो अभी फ़ैसला इधर से जारी हुआ, वारंट जारी नहीं तो इमरान खान को ज़मान पार्क में अरेस्ट कर लिया। ये उधर से फ़ैसले हुए और उधर से इलेक्शन कमीशन तैयार बैठा था डी नोटिफिकेशन का। अब इसमें उमर अयूब साहब का, अब्दुल लतीफ़ चित्राली के इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उमर अयूब का पेशावर हाई कोर्ट से, और जमशेद दस्ती का लाहौर हाई कोर्ट से, ये डी नोटिफिकेशन जो हैं वो सेटिसाइड हो गए, वो स्टे हो गए हैं, और उन्होंने कहा कि अपील के फ़ैसले तक इधर कोई नहीं होगा, इस नोटिफिकेशन को रोक दिया है। और जो बाकी एक हमाद अजहर की सीट है वो इसमें नहीं आती, वो उस पर भी इलेक्शन हो रहा है, कुछ और भी 2-3 हो रही हैं। ये तो चीज़ें सामने आएंगी, क्योंकि हमने इमरान खान से कल बात की थी, हमारे दोस्तों ने जो अंदर गए तो इमरान खान ने कहा कि इस पर मैं बताऊंगा कि अपोजिशन लीडर कौन होगा। अब आ जाएं उस क्वेश्चन पे, ये इलेक्शन कमीशन, ये असम्बली जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं ना, आप कुछ भी कह सकते हैं, यानी वो तो अभी आपको असदुल्ला साहब उन्होंने 36 लोगों को टारगेट किया हुआ है। वो कहते हैं कि हमने PTI के 80 पे जो हमारी सीटें थीं, जो हमारी 200 सीटें थीं, हमें 80 दी गई, और 80 के बाद वो 77 रिज़र्व सीटें भी छीने, 3 रिकाउंटिंग में छीने, और इसको भी ख़त्म करने लगे हैं कि ये हमने ये सीटें भी लेनी है। अब आ जाएँ जो बात की है ना मेरे भाई ने, अपना क्या नाम है, नहीं अपना ये मेरे भाई ने किया है ना, उसने साहब आपके भाई नहीं है, कामरान साहब ने किए अपना अख्तियार वली साहब ने, अख्तियार वली साहब ने हाँ, अख्तियार वली साहब से ये बात पूछें कि अख्तियार वली साहब 5 अगस्त को फैसले हुए, पहले लोगों को डी सीट किया गया, लोगों को अरेस्ट किया गया, टॉप की लीडरशिप चली गई। एक सेकंड क्या, 3rd टियर भी जो हमारी लीडरशिप थी ना, 150 लोगों का उसी रात इस्लामाबाद ने 26 नवंबर में, जिसमें शहराम, जिसमें असद कैसर, एक बंदा भी नहीं छोड़ा, अली बुखारी, शुएब शाहीन, सबके वारंट गिरफ्तारी निकाल दिए। और उसके बाद ये कहते हैं कि जी हम तो इस्लामाबाद तो हम आ ही नहीं रहे थे, शुक्र है कि इस दफा पता रेलियों से क्यों डरे हुए हैं। काबिल जिक्र गिरफ्तारी बताएं अगर किसी की हुई है तो, ये सवाल था उनका ना। मैं बताता हूँ, काबिल जिक्र गिरफ्तारी से मुराद ये होता है कि कल 16 लोगों को गिरफ्तार क्यों किया इस्लामाबाद में, जब इनको डर ही नहीं था तो क्यों किया। कल पंजाब में 250 लोगों को क्यों गिरफ्तार किया, कल पूरे सिंध में लोगों को 1200 लोग हमारे पास गिरफ्तार हैं। तो देखें असदुल्ला साहब, ये कहते हैं कि जी इनके पास बंदा नहीं रहा, फिर खौफ किस बात का, फिर इमरान खान को झूठे केसेस में अडयाला में क्यों बिठाया गया है।
ये एक 1200 घंटा लोगों मैं की अख्तियार वली लिस्ट साहब को दे देता दें। हूँ। ये 1200 लोगों की मैं लिस्ट आपको लिस्ट दे दूंगा। मैं आपको 150 जो सर, वारंट आपने निकाले उसकी भी लिस्ट है, सारी लिस्ट है। सर मैं आपको ये अभी आप मेरे मोबाइल में पड़ी है, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा। आप अगर अच्छा कह अच्छा, रहे हैं मेरी तो बात ये सुन अभी लें। आपको बताइए कि आप शायद अच्छा, कर देते तो बेहतर था। मतलब ये अभी टीवी अभी पे बैठ के असदुल्ला अपनी साहब, ये मर्जी के बातें ना करें ना। वकास अकरम साहब की लीव की एप्लीकेशन है। आज का एड्रेस सुन लें असेंबली में अपना गोहर साहब का, ये उसको भी डी नोटिफाई करना चाहते हैं कि जी उसकी गैर हाजिर करके, जो कि आईन इजाज़त नहीं देता। तो इनसे तो कोई उम्मीद ही नहीं है, कुछ भी करें, ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, आप ग्राउंड रियलिटी देख लें। आप पिंडी में चले जाएं, पिंडी डिवीज़न में आप ग्राउंड रियलिटी पे सर्वे कर लें एज ए एंकर पर्सन कि लोग किसके साथ खड़े हैं। वो इनको खौफ खा गया इमरान खान का। पूरी पंजाब इमरान खान के साथ खड़ी है। आईजी से जो क्वेश्चन करे कि जी लोग किधर हैं, लोग इमरान खान के साथ हैं, ये मैं बता दूं। सही है। चलिए मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट्स पुर्तगाल में अपने घर बना रहे हैं, वहाँ पर शरीयत ले रहे हैं और अपनी जायदादें वहाँ पर मुंतकिल कर रहे हैं। तो ब्यूरोक्रेट्स को लगाम डालने वाला कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। खुद हुकूमती वजीर जो है वो इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि करप्शन की जा रही है, माल लूटा जा रहा है और बैरून मुल्क शिफ्ट किया जा रहा है। कैसे हो रहा है ये? एक छोटे से ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। इख्तियार वली साहब, ये बताइए कि ये जो ख्वाजा आसिफ साहब दावा कर रहे हैं और परेशानी का इजहार कर रहे हैं, दर्जनों ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो अपने असासे मुंतकिल कर रहे हैं, पुर्तगाल की शहरियतें ले रहे हैं, पाकिस्तान की शहरियत छोड़ रहे हैं और करप्शन हो रही है, करप्शन का माल लूट के बैरून मुल्क जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है। खुद उनके अपने शहर से एक बहुत ही अहम शख्सियत जिन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर का किरदार अदा किया अहम तरीन इंतखाबात में या हलकों में, उनको भी आजकल गिरफ्तार किया गया है कि उन्होंने करोड़ों रुपए की रिश्वत दी है। मुख्तलिफ उन पर इल्ज़ाम यह है और वो एंटी करप्शन की हिरासत में। तो ये सब क्या हो रहा है? ब्यूरोक्रेट्स क्या हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है? हुकूमत के पास मैकेनिज्म नहीं है, निज़ाम नहीं है इन लोगों को रोकने पकड़ने का? करप्शन तो बहुत ही एक परेशान कुन सूरत हाल इख्तियार कर गई है ख्वाजा आसिफ साहब के बकौल। जी मैं ख्वाजा आसिफ साहब की बात पे आता हूँ। ज़रा ये 14 अगस्त पे थोड़ा सा कमेंट करना चाहता हूँ कि 5 अगस्त को जो नाकामी का सामना इनको करना पड़ा है, अपने एहतजाज को इन्होंने देखा कि उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। पूरी कुव्वत और पूरी शिद्दत के साथ आवाम ने उसको मुस्तरद किया। अब उस पर मिट्टी डालने के लिए ये लोग 14 अगस्त की तारीख का ऐलान कर रहे हैं। 14 तारीख को आपको पता है, सब पूरी दुनिया जानती है कि पूरा पाकिस्तान जो होता है वो सड़क पर होता है, वो सेलिब्रेशन करते हैं। अब ये इतने सियाने लोग हैं, इनका ख्याल ये है कि आगे 1-2 मोटरसाइकिलों वाले अपने खड़े कर देंगे और झंडा लहराते उनसे आगे हो जाएंगे कि जी हर शहर में और हर कस्बे में कैदी की रिहाई के लिए जुलूस निकाले जा रहे हैं। तो ये उस्तादियाँ कहीं और करें, ये गलत है। आपका जो पिछला वाला हो गया 5 का, उसमें आपकी कली खुल चुकी है कि आपकी तैयारी कितनी है और आपकी तहरीक में दम खम कितनी रहती है। और एक बात आपको बताऊं, मैंने आपको कह भी दिया कि आप बताइए कि 5 अगस्त को आपको कितने लोग गिरफ्तार हुए, आप बता नहीं सके। ये वही वाली बात हो गई कि 26 नवंबर का जब इनका इंसिडेंट हुआ था तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि 1400 लोग मारे गए। फिर क्या ऐलानात हुए और कहाँ तक नंबर आया वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आखिर में सिंगल डिजिट रह गया था। तो ये बड़ा चढ़ा के चीज़ों को पेश करना, ये इनकी स्पेशलाइजेशन है। आई डोंट थिंक सो। बहरहाल जैसे इनकी सियासत है वैसे इनको हक है, ये करते रहें। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बात की है वो भी आज अपनी जगह मौजूद है, लेकिन मैं वैसे इंतज़ार कर रहा था कि आज आप अपनी शो में कोई अमेरिका की बात करते, कुछ टैरिफ की बात करते, पाकिस्तान की मजबूत पोजीशन की बात करते, इंडिया को रोज 2-4 चित्तर पड़ रहे हैं, इस पे कोई बात करते। कल हमारा पूरा प्रोग्राम इसी मौजू पर था और हमने इसके तमाम पहलुओं पर बहुत तफसील से गुफ्तगू की है। ठीक है जी, सही है। ख्वाजा साहब ने जो बात की है, देखें उनकी बात हकायक पर मबनी है और ऐसा है कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स जो बड़े ओहदों पर बैठे होते हैं
कुछ ब्यूरोक्रेट्स जो अपनी सरकारी पोजीशन का फ़ायदा लेते हैं और वो बैरून मुल्क जायदादें लेते हैं, बना लेते हैं। पाकिस्तान से पक्के पक्के वो यहाँ से अपना बोरिया बिस्तरा समेट के वो चले जाते हैं। तो वो हमसे ज़्यादा सीनियर हैं और वो इन चीज़ों का ज़्यादा करीब से और काफ़ी देर से मुशाहिदा कर रहे होंगे। तो जो चीज़ें उन्होंने देखी हैं हम भी नोटिस करते हैं, आपने भी देखी होंगी, हमने भी देखी हैं। तो ऐसी चीज़ों पे मेरे ख्याल में अब हाथ डालने का वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को लूटने वाले लोग जो फिर जैसे ही उनकी नौकरी ख़त्म हो जाती है वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं और फिर उनका ओढ़ना बिछोना वही होता है, उनके हाँ। बच्चे भी वहीं पे रहते हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें इस एक पे हाथ बड़ा डालना ज़रूरी है। एक परेशान कौन सवाल है इख्तियार साहब, अगर आप इजाज़त जी। दें तो कुछ मसलन जब आपने बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स को अभी आपने देखा कि इलेक्शन में भी ड्यूटियां जो हैं वो ब्यूरोक्रेट्स की लगाई गई थी, आरओ पीआर जो रिटर्निंग ऑफिसर थे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, ये सारे जो है वो ब्यूरोक्रेसी से बनाए गए। इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने धांधली की हुकूमत के हक में। अब सियालकोट में एक शख्सियत जो है मसलन उन पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने जीते हुए हारे हुए लोगों को जिता दिया और 50-50 हज़ार वोटों की लीड ख़त्म कराई। वो साहब जो हैं वो करोड़ों रुपए की उन पर इल्ज़ाम है कि वो दिहाड़ियाँ लगा रहे थे एक एक सोसाइटी से एक एक प्रोजेक्ट को पास करने के लिए, और उनको अब खुद एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया है और वो एंटी करप्शन की हिरासत में है। मेरा सवाल अब इसमें यह है कि क्या ऐसा नहीं होता कि जब आप किसी शख्स से ऐसी फेवर्स लें कि आप उससे इंतखाबात के नताइज भी तब्दील करा रहे हों या उससे आप कोई सियासी जमात उसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही हो, तो वो नहीं सोचेगा कि यार फिर मैं अपना फ़ायदा क्यों ना करूं और मैं उसकी आड़ में अपना माल क्यों ना बनाऊं। तो इससे क्या सीखने को नहीं मिलता हमारी सियासी जमातों को? ये आप किसी प्रिसाइज केस की बात कर रहे होंगे, मैं तो ओवरऑल बात बता रहा हूँ आपको कि देखिए ये तो हमारे, आप सियालकोट की बात कर रहे हैं, मुझसे अगर पूछें, मैंने इलेक्शन सारा खैबर पख्तूनख्वा में लड़ा है और मैं मुख्तलिफ ज़िलों के दौरे कर चुका हूँ। वहाँ पर जो जो ब्यूरोक्रेट्स उस वक़्त अपनी पोजीशन पर बैठे हुए थे इलेक्शन कमीशन के, ये तो पूरे पाकिस्तान के लिए इस तरह था ना कि ब्यूरोक्रेसी बैठ सकती है, आरओज़ बन सकते हैं, और वहाँ पे अभी गिनती हमारी जारी थी। मेरी पोजीशन वहाँ पे नंबर 1 पे थी और इतने में फार्म 47 इशू हो गया, वो किसी और के नाम पे चला गया। तो ये चीज़ें तो हुई हैं, उसको प्रिसाइसली हम एक जगह पे लिंक नहीं कर सकते हैं कि जो भी हो, जी। जिसने भी करप्शन की है, पाकिस्तान की दौलत को लूटा, इस मुल्क की और कौम की दौलत को लूटा, करप्शन की है, जुल्म किया है, ज़्यादती की है उसने, तो मेरे ख्याल में उनको स्पेयर नहीं करना चाहिए। जो मतलब वो जो आ जाए ना एक बार उसमें शिकंजे में, तो फिर उसको छूटना नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ कोई बेगुनाह जो है उसको सज़ा ना मिले और जो गुनहगार हो उसको छूटना नहीं चाहिए। सही, तो ये बहुत सारे केसेस हैं, इट्स नॉट बिल्कुल ओनली ठीक है। वन केस। हाँ, काफ़ी सारे और भी जहन में मेरे आ रहे हैं और आपको भी याद आते होंगे। सही है, बिल्कुल ठीक है। न्याजुल्लाह साहब, अब ज़रा ये बता दीजिए कि ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से जिन हलकों में चलिए रोक दिया है अदालतों ने, वो तो रोक दिया है, लेकिन जिन हलकों में होगा, इमरान खान साहब का की राय दोहरा कर उन्होंने कहा है कि वहाँ पर पीटीआई को ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। ये अब हातमी हो गया है, पार्टी ने भी फैसला कर लिया है ज़िमनी इलेक्शन में पीटीआई नहीं जाएगी अगर कोई इलेक्शन होगा तो। हाँ, अच्छा, इससे पहले असदुल्ला साहब आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, क्योंकि वो बहुत अच्छा एड्रेस करने वाला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान को 1985 के बाद जो हालात बने और जिस तरीके से इलेक्शन होते रहे और उसमें बहुत सारी जो लोगों को करप्शन में इन्वॉल्व किया गया, आपके सामने छांगा मांगा में लोगों को पैसे दिए गए, सेनेट के इलेक्शन में दिए जाते हैं, मरी के जंगलात में पैसे दिए गए। करप्शन पे एक आईनी हाथ डालना चाहिए और ख़ास कर इलेक्शन में तो बहुत होती है। इसी वजह से हम कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का जो मैंडेट है वो है आर्टिकल 218(3) के फ्री फेयर इलेक्शन कराना और करप्शन से पाक, जो कि इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा। करप्शन पे हाथ बिल्कुल डालना चाहिए। और ख्वाजा साहब ने ये जो बात की है, ये तो बड़ी पते की बात है कि आपने पूरे पंजाब, हमने रिक्वेस्ट की थी फार्मर चीफ जस्टिस से कि रिटर्निंग ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ये न लगाएं, एसी हजरात और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जजेस से करवाएं।
तो ये तो सामने पता है कि जिस दिन फार्म 45 तब्दील किया जा रहा था, लेकिन आप अदालत में मौजूद थे ना काजी फैसल साहब के सामने जब ये मुकदमा आया? जी, मैं मौजूद उन्होंने था। लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब को भी काफी रगेदा, जी। अब तो खैर वो सुप्रीम कोर्ट में आ चुके हैं जज साहब जी। और उस वक्त उन्होंने कहा कि जो दरखास्त गुजार थे उमैर नियाजी, उनके बारे में भी उन्होंने बहुत सख्त रिमार्क्स दिए। कंटेम्प्ट नोटिस दे दिया था। कंटेम्प्ट नोटिस दे वो दिया था सैंबल वाले केस पे इस कहा। बात फिर जब ट्रिब्यूनल बनाया तो मुझे भी कहा था कि मुझे भी कह दिया था कि आपका लाइसेंस सस्पेंड कर दे। हमने कहा जी जो चीफ जस्टिस फार्मर थे मलिक शहजाद अहमद, उन्होंने जो जजेस दिए हैं उस पर इलेक्शन वो ट्रिब्यूनल ने फैसले करने 120 डेज़ में, तो उस पर भी उन्होंने दोबारा किया, दोबारा उसको सिटिंग चीफ जस्टिस को रेफ़र किया। फिर वो सारे रिटायर्ड जजेस आ गए, वो आज तक पेंडिंग है असद साहब, वो फैसले नहीं हो सके, वो रिटायर्ड जजेस जब से आए हैं। तो ये तो बहुत बड़ी करप्शन है। और दूसरी बात ये है मेरा उसमें सवाल जो नियाजुल्लाह साहब, मेरा सवाल ये था, वो मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। एक शख्स अगर फर्ज कीजिए किसी ने वाकई धांधली में वो मुलव्वस रहा है, जैसा कि कुछ लोग इल्जाम लगाते हैं जी, कि एक शख्स फर्ज करें उसने एक हल्के का नतीजा 50,000 की लीड को खत्म करके बदल दिया, जी है, अगर ये हुआ है जी, तो इसका मतलब है कि कोई ईमानदार अफसर तो ये कर नहीं सकता जी। और ये तो हुकूमत के फिर इल्म में होगा ना कि कहाँ कहाँ नतीजा बदला गया है। अच्छा, अब वही अफसर जब उसका अपनी जात के लिए इख्तियार इस्तेमाल चलेगा तो वो क्यों नहीं लगाएगा? यानी हाँ, ये तो तय हो गया ना कि वो करप्ट था तो उसने किसी की लीड को खत्म किया या किसी का नतीजा बदला, वो करप्ट तो साबित तभी हो गया था। हाँ, तो फिर वो अपना फायदा क्यों नहीं उठाएगा? हाँ, उठाएगा, यही बात है। अच्छा उसने, आपने देखा कि 8 फरवरी को जब रिज़ल्ट आ रहे थे, मैं टीवी के सामने हम बैठे थे, 12 बजे तक जो लीड गई वो, मैं इस्लामाबाद की बात करता हूँ, लोगों की 50-45 हज़ार पे लीड चली गई। सुबह लोग वहाँ रिटर्निंग अफसर के पास खड़े थे और जिस तरीके से चेंज हुआ उसने वैसे कर दिया। और उसके बाद जब लीवरेज उसको मिल गया तो उसने इस शेल्टर में जो फ़ायदा पहुँचाया फार्म 47 का, वो इस गवर्नमेंट के होते हुए और करप्शन करेगा। और ये जो है पैसा बाहर जाना, पुर्तगाल या किसी भी मुल्क में जाना, ये मनी लॉन्ड्रिंग है। और पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग है, फ्लाइट ऑफ डॉलर है पाकिस्तान की इकोनॉमी। पहले मुख्तसरन बता दीजिए, फिर मैं आखिरी सवाल लूं। अच्छा, मैं मुख्तसरन बता दूं कि इमरान खान ने जो पीटीआई ने फैसला कर लिया है सर, खान साहब ने कहा कि जो मेरे लोग डी-सीट हुए हैं, जो इतने मुश्किल हालात में इलेक्शन लड़े, फिर इतने मुश्किल हालात में पार्टी के साथ खड़े रहे, वहाँ अभी इलेक्शन का खान साहब ने कहा कि हम किसी को टिकट नहीं देंगे। ये मौके पे बिल्कुल ठीक है सर। इख्तियार वली साहब, आखिरी सवाल आपसे यही है, 27वीं तरमीम आ रही है या नहीं आ रही? हाँ, अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा बता दूं सर, एक सेकेंड सर। जी असदुल्ला खान साहब, 27वीं तरमीम अभी फिलहाल नहीं आ रही, ज़ेरे गौर है सर? नहीं, ज़ेरे गौर तो देखें वो तो हर वक्त रहती है कि मतलब पार्लियामेंटेरियन का काम ही है कानून साजी करना, नए कवानीन बनाना, पुरानों में तरमीम करना, वक्त के मुताबिक ज़रूरत आवाम को देखना, आइन को देखना, अपने निज़ाम को देखना। तो पार्लियामेंट का तो काम ही यही है कि वो नई 27वीं आईनी तरमीम की, यानी उसमें जो बहुत सारे लोग सहाफ़ी हजरात, सीनियर लोग दावा कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि जी NFC अवार्ड में सुबह का हिस्सा कम करना, 18वीं तरमीम का खात्मा होना, और इसी तरह से फाटा का मामला, क्या इन चीज़ों पे गौर हो रहा है? चलिए ये बता दीजिए कि कोई तरमीम ऐसी लाई जाए जिसमें ये गौर हो रहा हो कि ये किया जाए। देखिए, इस वक्त जिस मुजव्वज़ा तरमीम की आप बात कर रहे हैं ना, हाँ, उसका कोई रफ स्केच भी नहीं है। अच्छा। तो जो बंदा भी अगर कोई बात करता है तो सहाफ़ी है, वो उसके हाथ में कलम है, नीचे सफ़ेद कागज है, जो मर्जी है वो लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। लेकिन अभी तक इसका कोई रफ स्केच भी नहीं है कि मैं उस पर कहूँ कि उसमें ये चीज़ शामिल है और फलां चीज़ नहीं शामिल। जब आएगी तो आपको पता लग जाएगा इंशाल्लाह। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया इख्तियार साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। आपका भी नियाजुल अनैस साहब, आपका भी शुक्रिया, और हमारे प्रोग्राम में कामरान मुर्तज़ा साहब शरीक रहे, सबका शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।